Hello to everyone. I welcome you all on this platform Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CDS NDA के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग ये सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो इंटर रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम लोग एक्चुअली we have actually launched our specifically NDA और CDS की टेस्ट सीरीज, NDA CDS टेस्ट सीरीज। ये दोनों टेस्ट सीरीज जो है आपको 50% ऑफ में मिल रही है। NDA CDS की टेस्ट सीरीज है, दोनों टेस्ट सीरीज आपको 50% ऑफ में मिलेगी। ये कूपन कोड आपने लगाना है। इनफैक्ट इसका जो कोर्स है हमारा वो भी आपको 50% ऑफ में मिलेगा। कूपन कोड है सुपर 50, है ना, सुपर कैपिटल्स में है सुपर 50। ठीक है, और ये ऑफर जो है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड, फॉर वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, इसीलिए आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कीजिए। बिकॉज देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, सिलेबस चाहे आपने कर लिया हो नहीं किया हो, टेस्ट सीरीज बार बार देते रहेंगे तो बहुत तरीके से इंफॉर्मेशन बनती जाएगी और अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो आपको सीखने में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर अटेंड कीजिए। अपने एग्जाम जो नवंबर में एग्जाम है उसको टारगेट रख के टेस्ट सीरीज को जरूर आप उसको फॉलो करो, इसको मेक श्योर करो कि हाँ मैं ये टेस्ट सीरीज लगाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे बहुत इंप्रूवमेंट होगी एग्जाम के अंदर। करेक्ट, चलो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, दैट हमारा जो 40 वीक्स का मेंटोरशिप कोर्स है, 40 वीक्स मेंटोरशिप कोर्स, 40 वीक्स मेंटोरशिप कोर्स है। ये मेंटोरशिप कोर्स है, ठीक है, फॉर CAPF। ठीक है, CAPF 2022 के लिए, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें जो आपको अल्टीमेटली पेपर क्लियर नहीं कराएंगी, आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आएंगे। ट्रस्ट मी, इतनी सारी चीजें हैं। इसमें क्या आपको मिलेगा, ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स मिलेगा, विदाउट एनी डाउट। पूरा पेपर 1 पेपर 2 का कोर्स मिलेगा आपको। इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, और क्या मिलेगा आपको, इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, इसमें पूरी की पूरी मेंटोरशिप मिलेगी 40 हफ्तों के लिए। मतलब इसमें आपको जूम सेशन मिलेंगे, जूम सेशन हम लोग आपके करवाएंगे। ठीक है, आप किसी भी टाइम पे कॉल करके बात कर सकते हैं हमारे मेंटोर से। जितने भी सब्जेक्ट मेंटोर्स है वो आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपरली गाइड करेंगे, ये करना ये नहीं करना, इस पे एम्फसाइज दिया जाएगा। और आपकी 40 हफ्ते के अंदर हम लोग पूरी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। 40 हफ्ते बहुत कम होता है अगर देखा जाए कि आपने अपने आप को देखना है वर्दी के अंदर। अगर 40 हफ्ते देखा जाए तो कम है। और अगर ये सोच के चलते हो सिर्फ मैंने कट ऑफ तक पढ़ाई करनी है, मेरे को बस 120, 22, 25 नंबर लाने हैं, अगर उतने कट ऑफ होती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप 40 हफ्ते में क्या आप 10 हफ्ते में भी इतना कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको किताबें पता चल गई तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना है तो 40 हफ्ते जो होते हैं वो बहुत कम है। इसीलिए मैं आपको ये एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये जो मेंटोरशिप कोर्स है इसको आप ज़रूर एनरोल कीजिए। इसके अंदर भी अगर कूपन कोड लगाओगे सुपर 50, डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू गेट दिस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, राइट। तो ये आपके लिए अनाउंसमेंट थी, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ अब मुद्दे की बात है। मुद्दा ये है, सवाल कौन सा है हमारा। सबसे पहला सवाल है, कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव्स, ऑडिबल साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव व्हाट। तो ऑडिबल साउंड वेव्स के कंपैरेटिवली बात करें तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो उनकी क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है, हायर स्पीड होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, या बोथ हायर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या होती है। आपके पास है 20 सेकेंड्स का टाइम है, 20 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड्स का सिंपल क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाएंगे भी नहीं हमने वैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, सारी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ रखी है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ऑब्वियसली इट हैज़ बोथ स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है अल्ट्रासाउंड वेव की कंपैरेटिवली ऑडियो वेव से।
अंडरस्टैंड? सो इट इज़ वेरी सिंपल, स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी दोनों की ज़्यादा होती है। ऑडिबल वेव्स के कंपैरेटिवली देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड की ज़्यादा होती है। आपको मैंने बताया हुआ है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें, अल्ट्रासाउंड वेव्स का भी मैंने जिक्र किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। नाउ उसके बाद है loudness of the sound depends upon what? loudness of the sound depends upon what? अब देखो ये भी सिंपल है, सिंपल इसीलिए क्योंकि ये सवाल से ही रिलेटेड हमने पहले भी एक सवाल किया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे डिपेंड करता है? लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी या फिर एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी ऑफ द साउंड। आंसर कीजिएगा इसका, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए विदाउट एनी डाउट। ओके, सो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस। अच्छा, आप बता सकते हैं पिच ऑफ द साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बहुत ही फेवरेट है, फेवरेट सवाल क्या कहते हैं ना, कैटेगरी होती है, वो फेवरेट सवाल है। लाउडनेस बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, पिच बताओ। तो जो पिच होती है वो साउंड वेव्स की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन है कैथोड रेज के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका नॉट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? गलत बताना है इसमें, कैथोड रेज से रिलेटेड गलत आपने स्टेटमेंट बतानी है। जैसे कैथोड रेज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज पार्टिकल्स start from anode and move towards cathode. In the absence of electrical and magnetic field, cathode ray travel in a straight lines. Television picture tubes are cathode ray tubes. आंसर दीजिएगा। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9th-10th की एनसीईआरटी से भी काम बन जाता है। ठीक है, तो इसको बताइए। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे को कुछ कॉल्स आती रहती हैं कि सर ये बताइए कि आपका जो पेपर 2 है, जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 है, उसके लिए हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हम आपका वीडियो भी देख लेते हैं और इस तरीके से चल रहा है और अभी तो टाइम भी पड़ा है। तो यही जनरल जो क्वेरीज हैं मुझे मिलती रहती है, सुनने में आती रहती हैं, तो मैं उनको हर एक को रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको जनरली, आपके दिमाग में भी आ रही है कि अभी 40 हफ्ते बढ़े हैं। और दूसरी बात यह है कि पेपर 2 में मैं खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेपर 1 के लिए आप खुद मेहनत कर रहे हैं, इट इज़ ऑल गुड। मेंटरशिप वहाँ पर भी चाहिए। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, बहुत सिंपल सी। मैं यहाँ पे इसीलिए आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे स्टेजेस मैंने देखे हुए हैं, एक के बाद एक सारे स्टेजेस देखे हैं मैंने, और सारी गलतियाँ की है और सारे हिसाब से मैंने क्लियर भी किया है। हर एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। CDS मैं एक टाइम पे ऐसा हो चुका था कि CDS में मैं सीरियस ही नहीं होता था। जब मैंने CDS 6 बार दिया था, 3 साल के अंदर 6 बार CDS दिया था, मैं सीरियस में मैं सीरियस ही नहीं हो गया। मेरे को पता था कि SSB में मेरा मेडिकल इश्यूज होने वाले हैं, मैं पहले ही मेडिकल आउट हो चुका था इसीलिए। बट फिर भी एक क्वालिफाई करने के लिए कि हाँ चल बैठ जाते हैं, होता है ना कि बैठ जाते हैं, पेपर दे देते हैं, तो इस तरीके से था। तो मेरे को उस टाइम पे ये पता चल गया था कि CDS की नब्ज क्या होती है, कि ना कि CDS में एक्चुअली आपने पेपर क्वालिफाई कैसे करना है, ये मुझे पता चल गया था। राइट, मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी CDS की स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने दिखा दिया था आपको कि देखो इंग्लिश में कोई बहुत किताबें नहीं पढ़नी, कोई बहुत बड़े बड़े ग्रामर रूल्स नहीं पढ़ने, कोई बहुत बड़ी बड़ी वीडियो लेक्चर्स मत देखो कि 50 घंटे के वीडियो लेक्चर, 30 घंटे के वीडियो लेक्चर, कुछ नहीं। मैंने सिंपल बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस एडिटोरियल वाला वो कैब सेक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, आप मान के चलिए। और इस चीज़ को मेरे को रियलाइजेशन हुई थी आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट से मैं ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि देखो एडिटोरियल पढ़ने पड़ते थे। क्यों आप मान लीजिए SSB भी जा रहे हैं, उसमें भी वहाँ पर भी आपका काम, मतलब दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक थिंग्स, एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मेंटोरशिप जो है ना, मेंटोरशिप की पैसे की वैल्यू है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आप अपने दम पे लगा लीजिए, बट दिक्कत यही आएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो 1 साल 2 साल जब आप टाइम वेस्ट कर दोगे, आपको उस टाइम रियलाइज़ नहीं होगा। आपको रियलाइज़ तब होगा जब मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हो, बहुत मेहनत किया, सेल्फ स्टडी किया, बहुत मेहनत किया,
वैसे तो आपको पता है कि कंपटीशन इतना टफ है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर मान लीजिए आपने बहुत ही मेहनत की और आपका सिलेक्शन हो गया, आप 2 साल बाद जो चीज़ आप 2 साल पहले कर सकते थे 2 साल बाद हुई, अब 2 साल के बाद जब आप ट्रेनिंग जाओगे तो आपको दिखेगा 2-2 साल आपसे छोटे वहाँ पे आपके ही बैचमेट्स हैं, है ना। तो वो 2 साल छोटे बैचमेट्स होंगे, आपका जो सीनियरिटी होगा वो भी कम होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके पता लग जाती हैं, पता चलती हैं। चलो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मेंटोरशिप के लिए आपको यहाँ पे प्राइस पे करना है, बाकी और किसी के लिए नहीं। 50% ऑफ है, आप देख सकते हैं, यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ दिस, नाउ आपने आंसर दे ही दिया होगा। देखो, कैथोड रे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो, कैथोड रेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ी होंगी तो निकल ही जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ी होंगी और बहुत ही बेसिक नॉलेज होगी कि कैथोड रे पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक्चुअली एनोड से नहीं बल्कि कैथोड से शुरू होता है और ये जाता है एनोड की तरफ, तो आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल characters in the taxonomy, embryological characters in taxonomy, कार्ल लिनस, पंचनम, महेश्वरी, बीरबल साहनी या बेंथम एंड हुकर। नाउ ये एक ऐसा सवाल है जो आता है तो बहुत तरीके से कर दीजिए, टिक लगा दीजिए आता है, और नहीं आता तो बिल्कुल भी इसको ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ देना है सवाल, ठीक है। ये पूछा जाता है तो इस तरीके से छोड़ दो, अगर आता है तो कर दो, नहीं आता नहीं मत करो। और जब दोबारा से सेकंड रीडिंग करोगे ना पेपर की, तो उसमें भी ये सवाल मत देखना, क्योंकि पता है ये फैक्चुअल है। तो इसमें आंसर क्या है? तो आप आंसर लिख दिया है, एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ इन टेक्सोनॉमी को पॉपुलराइज करने वाला जो व्यक्ति था दैट वाज पंचनन महेश्वरी। कौन था? पंचनन महेश्वरी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, पंचनन महेश्वरी ठीक है। और कार्ल लिनस जो है, आप इसका भी नाम सुनते होंगे अपनी किताबों के अंदर। सो इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को बेसिकली पॉपुलराइज किया था। किसको? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को, ठीक है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन व्हाट? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, बट ओन क्या है उनका? माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन न्यूक्लियस, प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। ये तो बहुत बेसिक है, न्यूक्लियस, प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोटीन्स, ठीक है, बिकॉज इनके पास होता है अपना खुद का राइबोसोम्स। क्या होता है? इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस भी होता है। इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है और इनका राइबोसोम्स भी होता है, और राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ये ऑर्गेनेल होता है जो आपको मिलेगा काइटोसोल ऑफ द सेल के अंदर। काइटोसोल ऑफ द सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा? एल्गी के अंदर मिल जाता है, और प्लांट्स में मिलता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को कैप्चर करने के लिए टू मेक शुगर थ्रू फोटोसिंथेसिस, याद रखेंगे। और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको फाउंड मिलेगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक में नहीं बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अंडरस्टैंड? चलो, तो प्रोटीन आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम्स भी मिलता है, न्यूक्लियस भी मिलता है। चलिए, अब ब्लड इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इज इट एपिथेलियल टिश्यू, इज इट मस्कुलर टिश्यू, इज इट नर्वस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू? तो ब्लड है क्या? ब्लड क्या एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है? अब देखो, सिंपल समझते हैं इसको। सो ब्लड एक, जल्दी बताइए, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अंडरस्टैंड? सो यहां पे आ गया आपके पास कनेक्टिव टिश्यू, राइट। आई होप आपका ये आंसर सही होगा। ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, करेक्ट। चलो, सिंपल था, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, इस पीडीएफ, ये जो टेस्ट है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? यू कैन गो एंड विजिट दी अभिपीडिया पोर्टल, वहाँ पर मिलेगी। उसके नीचे जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए,
ये है थोड़ा सा टेक्निकल, जल्दी बताइएगा। जो मूवमेंट होती है पानी की, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द डाइल्यूट टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। सो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जो मूवमेंट होती है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट? इज इट डिफ्यूजन, डिस्पर्जन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन? ठीक है, जो नेट मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम द डाइल्यूट टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मीडियम या मेम्ब्रेन is called what? Is called what? जल्दी बताइए। The net movement of water from the dilute to the concentrated solution through a selectively permeable membrane is basically osmosis. So it is osmosis का process होता है जहाँ पे इस तरीके से dilute से concentrated solution में किया जाता है। ठीक है, ओके आपने ये ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ लिया। डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल, वो फैल जाते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ कंटिन्यूस फेज के अंदर। डिफ्यूजन क्या है? ये जनरली गैसियस में होता है, आयंस के केसेस में होता है। आयंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज एक्ट ऑफ एसिमिलेटिंग, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन दी ब्लड स्ट्रीम। मतलब ब्लड स्ट्रीम में जब ड्रग जो है मिल जाता है उसे ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ मिक्सचर? जल्दी बताइएगा कौन सा है जो मिक्सचर नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विच इज नॉट अ मिक्सचर। अब आपको पता है मिक्सचर हो गया, कंपाउंड्स हो गए, प्योर सब्सटेंसेस हो गए, इम्प्योर सब्सटेंसेस हो गए। ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन होती है, मुश्किल नहीं होता, समझ के चल के समझ आ जाती है, तरीके से पता लग जाता है। Which one of the following substances is not a mixture? Is it tin, sea water, soil या air? जल्दी बताइएगा क्या है इसका आंसर। चलो अब देखो, एक्चुअली में इट इज टिन विच इज नॉट अ मिक्सचर। ठीक है, सी वाटर, सॉइल, एयर, सिंपल है। देखो कोई भी सवाल है ना, कोई भी सवाल है वो मुश्किल और इजी तब होता है जब उसका ऑप्शन मुश्किल या इजी होता है, सिंपल। अब यही सवाल तो इसी तरीके के होंगे, बट उसको इजी या टफ करने वाला उसका ऑप्शन होता है। ऑप्शन ऐसे डाले इसीलिए हम लोग ने टिन कह दिया, राइट। अब देखो टिन है क्या? टिन एक्चुअली एक प्योर सब्सटेंस है। टिन है क्या? टिन एक प्योर सब्सटेंस है। उसको तोड़ेंगे भी तब भी उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो चेंज नहीं होंगी। उसका जो एक हिस्सा होगा वो सेम प्रॉपर्टी रखता होगा, फिजिकल केमिकल, जो दूसरा हिस्सा रखता है। डायमंड है, डायमंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। डायमंड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिजिकल केमिकल्स रिमेन द सेम, राइट। ओके, इसके अलावा तो प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं? प्योर सब्सटेंस होते वो हैं जो होमोजीनियस कॉम्पोजिशन से बने होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस कॉम्पोजिशन मतलब प्योर सब्सटेंसेस whatever the constituent particles that are there, उनका जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो डायमंड, सल्फर, आयरन, स्टील, वाटर, ये सब अपने क्या है? दिस। अब इसमें क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये मिक्सचर है। सी वाटर, सॉइल, एयर, मिक्सचर, ये सारा मिक्सचर्स है। ठीक है, और मिक्सचर होते क्या है वो मैं आपको जल्दी बताता हूँ। मिक्सचर एक्चुअली क्या है? टू और मोर सब्सटेंसेस ही होते हैं, मिल जाते हैं, पर इन सब्सटेंसेस में होता ये है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी अपनी इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ये रिटेन रहती है। इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन रहती है, समझ आ गया। सो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर में आपको देखने को मिलेगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जहाँ पे आपको इंडिविजुअल उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है। अंडरस्टैंड? सो टिन कैन बी मिक्स विद अदर एलिमेंट्स, कॉपर टू मेक द ब्रॉन्ज। आपको पता है ये एलॉय जो है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कॉपर और टिन को जब जोड़ देंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। आप खुद बताएंगे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए एलॉय विच वी कॉल इट एज ब्रास। ब्रास का क्या एलॉय है, मतलब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं ब्रास के लिए, समझ आ गया। चलो, अब सोप
clean surfaces on the principle based on soap clean surfaces on the principle based on what? तो सोप क्लीन करता है सरफेस को, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ध्यान दीजिएगा, फेवरेट सवाल है, सोप्स एंड डिटर्जेंट के ऊपर सवाल पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो इट इज विस्कोसिटी, फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी या सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी, फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी या सरफेस टेंशन। ओके, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या लगता है आपको? ओके देखो, ऑब्वियस सी चीज है, इट इज सरफेस टेंशन। इट इज सरफेस टेंशन। जो क्या होता है कि सोप पानी में एक्ट करता है, तो पानी की जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है। बेसिकली सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और जब सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो सोप तभी एक्ट कर पाता है बहुत तरीके से, ठीक है। देखो, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है किसकी? पानी की। वो पानी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो वीक हो जाती है, और उसी की वजह से जो है सोप का जो हाइड्रोफोबिक और फिबिक जो एंड होते हैं वो काम कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। समझ आ गया? तो देखो, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एक्ट्स लाइक एमल्सिफायर, सर्फेक्टेंट्स की तरह काम करते हैं, क्लीनिंग क्लोथ्स की तरह, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तब करते हैं जब सरफेस टेंशन जो होती है वो बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। कैसे? आपने सोप ऐड कर दिया, अब क्या होगा, ये सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर को कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। और जब कम कर दी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो उसमें क्या हो जाएगा, उससे जो पानी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आपस में जो फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, काम जो है बहुत तरीके से हो सकता है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज अनदर फिनोमेना। इट इज बेसिकली रेजिस्टेंस जो ऑफर की जाती है जब भी कोई पार्टिकल है, लिक्विड, मेजरली लिक्विड हम लोग कहते हैं, विस्कोसिटी के केस में हम लोग लिक्विड की बात होती है। तो लिक्विड के केस में क्या रहता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, अलग अलग लिक्विड अपनी रेजिस्टेंस दिखाता है जब भी वो अपनी चेंज करता है फॉर्म, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन होती है, तो उससे वो डिफॉर्मेशन क्या है, वो एक तरीके से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ही एक विस्कोसिटी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेंसेज इज नॉट करेक्ट? कौन सी है लेंसेज से रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेंसेज इज नॉट करेक्ट? हाँ जी बताइए। देखिए, अ कन्वेक्स लेंस produces both real and virtual images. Concave lens produces both real and virtual images. Convex lens can produce images equal, greater or smaller than the size of the object. Concave lens always provides images smaller than the size of the object. ठीक है, इसमें बताना है आपने कौन सा गलत है। जल्दी बताइए। ओके, नाउ देखो, सिंपल है, इसमें गलत स्टेटमेंट बतानी है लेंस से रिगार्डिंग, तो इसका आंसर है बी। कनकेव लेंस जो होती है वो प्रोड्यूस करता है रियल एंड वर्चुअल इमेज। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। कनकेव लेंस दोनों प्रोड्यूस करता है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। वो रियल नहीं करता, वो वर्चुअल करता है। समझ आ गया? कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। समझ आ गया? कनकेव लेंस जो है इट इज डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग आपने याद रखना है। नेक्स्ट काम करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा सवाल है कि अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन्स व्हाट? सॉफ्ट सोप के अंदर क्या कंटेन होता है? इज इट सिसेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? ठीक है, अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन्स सिसेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? जल्दी बताइए। अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप contains सिसेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इट इज एक्चुअली द पोटेशियम जो सॉफ्ट सोप के अंदर होता है। ये वन वर्ड सवाल आ जाते हैं आपसे आपके पेपर के अंदर, तो इसको ध्यान देंगे। सॉफ्ट सोन इज मेड ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है।
हार्ड सोप जो होता है उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, दीज आर वन लाइनर स्टेटमेंट्स, तो आपने इनको याद रखना है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो हार्ड सोप में मिल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको सॉफ्ट सोप में मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको कहाँ पे मिलता है? सॉफ्ट सोप में मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जवानों की तरह आगे बढ़ेंगे एकदम हौसले के साथ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू, मतलब सीधा सीधा गलत स्टेटमेंट कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू, गलत स्टेटमेंट कौन सी है? जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, water has high boiling point, water has high heat of fusion and water is non-polar molecule। अब आंसर बताइएगा कि which one of the following statement about water is not true? Hydrogen bonds are present in liquid water, okay, so water has high boiling point, water has high heat of fusion, water is a non-polar molecule। जल्दी बताइएगा, सिंपल सवाल है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, होता ही है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है, बट इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज नॉट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें पोलर होते हैं, पोलर होते हैं। दिस मीन्स दैट इट हैज नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है, जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसमें पोलर मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि यहां पे आपको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज देते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस प्रोवाइड दी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? ओके, द रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, फेवरेट, बहुत फेवरेट, मजे वाला सवाल है ये, और इसीलिए है क्योंकि यूपीएससी ने हर एग्जाम के अंदर, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आप जो एग्जाम में पकड़ोगे उसमें ये सवाल मिलेगा। मतलब ये तीनों सवाल का तीनों कैटेगरी का फेवरेट सवाल है। लाइम सिलिका सल्फर डाइऑक्साइड, लाइम सिलिका कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम सिलिका एल्यूमिनिया, लाइम सिलिका बोरिक एसिड। ठीक है, ये जो बोरिक एसिड है ना, ट्रस्ट मी दिस इज ऑल्सो फेवरेट, दिस इज फेवरेट। ये बता देंगे कि बोरिक एसिड, आप जरूर, आपका होमवर्क है बोरिक एसिड के यूजेस देख लेना। ठीक है, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, ये जरूर देखना है, आपका ये काम है। अब देखो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल क्या होता है, सिंपल है, लाइम सिलिका एल्यूमिना। लाइम सिलिका एल्यूमिना जो है इसमें यूज किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बताइएगा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट, गलत बताना है। और अगेन एक बहुत ही फेवरेट पसंदीदा सवाल जो यूपीएससी हर बार पूछती है डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर, हर बार डायमंड ग्रेफाइट फेवरेट सवाल। इनका स्ट्रक्चर की बात है, इट इज अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर वेयर एज ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर। both physical and chemical properties of diamond and graphite are different। ठीक है, graphite is soft, diamond is hard, graphite is a good conductor, diamond is not a good conductor। क्यों नहीं है वो भी हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था। तो ये सेशन जब देखना शुरू कर दोगे ना तो सबका सब आपका सबका सब क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, और जब क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है तभी एक बंदा डिसीजन लेता है फटाफट और सही सटीक डिसीजन। तो अभी डिसीजन लेके दिखाओ कौन सा लग रहा है, एबीसीडी, जल्दी बताओ। सो भैया ऐसा होता है जब बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पूछी जाती है ना तो उसमें स्टेटमेंट वो गलत होती है जिसमें लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट ये है। ये स्टेटमेंट देख के पढ़ के समझ आ जाएगा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डायमंड एंड ग्रेफाइट की डिफरेंट होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो भैया ऐसा होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डायमंड और ग्रेफाइट की वो सिमिलर होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्चुअली में इनका जो वो है, मतलब क्या कहते हैं इसे, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर इसीलिए क्योंकि दीज आर ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन।
दीज आर ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब दीज आर कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होती है। समझ आ गया? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या फिजिकल में देखो, ग्रेफाइट का 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का। और इस जो डायमंड है, डायमंड का कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, जाइंट कोवलेंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। जो डायमंड है, डायमंड के अंदर 4 अदर कार्बन एटम होते हैं, दैट मीन्स 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट में 1 कार्बन एटम इज लिंक टू 3 कार्बन एटम्स, 3 अदर कार्बन एटम्स। तो ये हमने पढ़ लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मिलूंगा आपसे और अच्छे सवाल पूछूंगा, ठीक है। और आपको वो मेंटोरशिप, जो मेंटोरशिप आपको आपका पेपर क्लियर क्वालिफाई कराने वाली मेंटोरशिप नहीं होगी, आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिलवाने वाली मेंटोरशिप होगी, तो डेफिनेटली यू कैन विजिट आवर पोर्टल एंड व्हाट्सएप ऑन आवर नंबर 8894320850। ठीक है, जय हिंद। आई विल सी यू in the next class.